अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, माँ बहनों। मैं मोहम्मद अब्दुल हक क़मर, तहरीक मुस्लिम शब्बान का वाइस प्रेसिडेंट। आज आप तमाम के रूबरू आने का मेरा मकसद ये था कि बीजेपी गवर्नमेंट और आरएसएस की जो कारकर्दगी है, उसके 7 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूं, ताकि आप भी इससे ये इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें कि आज की हुकूमत किस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है। इस सिलसिले में मेरा पहला सवाल है, क्या नरेंद्र मोदी मफाद परस्त हैं? तो उसके जवाब में मैं ज़रूर कहूँगा कि नरेंद्र मोदी ना सिर्फ मफाद परस्त हैं, मौका परस्त हैं, ड्रामा नवीस हैं, और उसके साथ सिचुएशन के हिसाब से अपना रूप भी ढाते हैं और अपने आप को उस तरीके से ज़ाहिर करके अवाम को धोखा देते हुए इलेक्शन में जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। ये इनका अपना रूप है। उसके साथ हमारे अमित शाह भी उसके साथ बराबर के शरीक रहते हैं। और एक बात, दूसरी बात, ईवीएम मशीन से अवाम अगर ईवीएम मशीन चाहती है, तो नरेंद्र मोदी जब इतने मकबूल हैं और अमित शाह इतने मकबूल है अवाम में, तो ये खौफ क्यों, डर क्यों इनको? आइए ना, इलेक्शन बैलेट पेपर पे इलेक्शन के लिए तैयार हो जाइए और इलेक्शन लड़ के बताइए। आप 303 की जगह 100 सीट नहीं रहेंगे आपके, अगर आप बैलेट पेपर पे इलेक्शन लड़ेंगे तो। लेकिन आप इलेक्शन लड़ने के लिए आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ईवीएम रहे, तो हम जीतेंगे। इसलिए ईवीएम मशीन को परमानेंट तरीके से रखना चाहते हैं और उसी की बुनियाद के ऊपर आप जीतते आ रहे हैं। हमारा और तमाम लोगों का तजिया है ये। इस सिलसिले में मैं आपको और एक बात बताऊंगा कि 2014 में जिस वक्त ये गवर्नमेंट में आए, क्या इसके बाद से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ? हरगिज नहीं हुआ। हमेशा से इनके पास यानी कि धोखा और ईवीएम मशीनों की टैंपरिंग और हर तरीके से ईवीएम मशीनों को नीचे ऊपर करते हुए ये लोगों ने जीत दिया है। ये आज तक के इनके पास जो भी है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि अवाम कह रही है, और अवाम की तरफ से मुसलसिल इसके खिलाफ में प्रोटेस्ट हो रहा है। इसके मुसलसिल हर वो चीज़ कही जा रही है, लेकिन इसके ऊपर भी नरेंद्र मोदी ना इनकी अपोजिशन की जमातें इतना बोलने के बावजूद भी ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि डी वाई चंद्रचूड़ के ज़माने में 5 जजेस की टीम ने एक फैसला किया कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए एक काम करते हैं कि 5 जजेस ने ये फैसला दिया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक रहेंगे, उसके साथ अपोजिशन का एक मेंबर रहेगा, जो अपोजिशन पार्टी का जो सियासी जमात में जो ज़्यादा यानी कि उनकी एमपीस हो, वो एक रहेगा, और तीसरा क्या बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। तीनों मिलके एक आपके इलेक्शन कमीशन को चुनेंगे और उसको अपने ख्याल से सही आदमी को चुनेंगे, उसके बाद इलेक्शन कराएंगे, तभी तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। लेकिन जब ये चीज़ के ऊपर अमल की कोशिश की गई, अमलावरी की कोशिश की गई, तो ये लोगों को ये अंदाज़ा हो गया कि अपनी मनमानी नहीं चलने वाली है। नरेंद्र मोदी साहब हो या अमित शाह हो, इन्होंने अपनी होशियारी करते हुए दोबारा पार्लियामेंट में एक नया रेजोल्यूशन लाया, और वो पार्लियामेंट में ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसको कलअदम करते हुए एक नए तरीके से उसको ला के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को खारिज कर दिया और पार्लियामेंट से एक नया बिल पास किया, क्योंकि इन्होंने मेजॉरिटी में है। तो ये अपनी मर्जी चलाते हुए इन्होंने ईवीएम मशीनों के सिलसिले में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो बात हुई थी, उसको बाजू रखा और अपनी मर्जी से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने अपॉइंट किया और अपनी मर्जी से आज इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज इस सिलसिले में ईवीएम मशीन के ताल्लुक से हर एक नुक्कड़ पर, हर चौरास्ते पर, हर एक लीडर, हर एक अपोजिशन का एमपी, एमएलए या कारपोरेटर, तमाम को ये मालूम है कि इलेक्शन ईवीएम पर नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के नामवर वकला, जिसमें महमूद पराचा हो या मिसाल के तौर पे अपने ये है आपके भानु प्रताप सिंह हो या मिसाल के तौर पे प्रशांत भूषण हो, तमाम के तमाम लोग बराबर से मुसलसिल यही आवाज़ उठाते आ रहे हैं कि इलेक्शन अगर आपको लड़ना है तो फ्री एंड अगर फेयर इलेक्शन लड़ना है तो आप ईवीएम मशीन को बाजू रखिए, और आप अगर लड़ना है तो आप बैलेट पेपर पर इलेक्शन लड़िए। ये तैयार नहीं है, क्यों कि उनको इसी के घपले से इनको जीतना है, एक चीज़। उसके अलावा जो एससी का लीडर है बामन मिश्रा, वो तो एक ज़माने से ये ईवीएम मशीनों के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर जगह पर वो अपने रिट फाइल करते हुए उसके ऊपर मुसलसिल अपने फाइट करते हुए आ रहे हैं कि ये इलेक्शन में बराबर से घपले हैं। वो एक ही नहीं, दिग्विजय सिंह जो एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, उन्होंने भी मुसलसिल ये बात की आवाज़ उठाते आई है कि इलेक्शन में ईवीएम मशीन जब तक रहेगी इसके अंदर धोखा है और ये आवाम के लिए नुकसानदेह है। ये हाइक हो सकता है, टेम्पर्ड किया जा सकता है, अपनी मनमानी चलाई जा सकती है। और इसके सिलसिले में ईवीएम मशीनें हर वक्त कब्रिस्तान में मिलती है, कभी गाड़ियों में मिलती है, कभी लाजिकों में मिलती है।
ये तमाम जो चीज़ें हैं ये आपके लिए एक खुला सबूत है कि ईवीएम के साथ बीजेपी गवर्नमेंट खिलवाड़ करती आई है और करती रहेगी अगर ईवीएम मशीन रहेंगे तो। इस जब तक ये ईवीएम मशीन ख़त्म नहीं होंगे ये इलेक्शन फेयर और अपने पीसफुल इलेक्शन नहीं होगा। ये तमाम आवाम के सामने ये बात है। और दूसरी चीज़ ये एक बात और आपके सामने रखूं कि जनवरी 12 को जिस वक्त यानी कि 2018 की बात बता रहा हूँ मैं, जनवरी 12 जनवरी 2018 में चार जजेस ने निकलकर एक प्रेस मीट की और उन्होंने ये कहा कि जुडिशरी इज इन डेंजर। क्यों किया, उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये गवर्नमेंट जिस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट आई ये लोग अपनी प्रेशर से हर वो जगह पर अपोजिशन लीडरों को हो या एमपी हो या एमएलए हो या जो भी एमपी इसको गवर्नमेंट के जितने भी स्टेट्स है उनके ऊपर असरअंदाज होने के लिए ईवी को अपने हथियार बनाया। इन्होंने पूरों के ऊपर हथियार अपने सीबीसीआईडी को हथियार बनाया, इनकम टैक्स को हथियार बनाया, बना के ईडी को हथियार बनाया। ईडी को हथियार बना के ये लोगों ने अपने हर जगह पर इनके ऊपर असरअंदाज हुए और उन लोगों को इस तरीके से मजबूर किया कि वो आके सरेंडर होकर बीजेपी के अंदर शामिल हो जाए तो वो अपने आप को साफ सुथरे हो जाएंगे जब तक कि उनके ऊपर प्रेशर डाला जाए। तो इसी तरीके से करने लगे। तो उसी तरीके से जब जजमेंट की बात आई कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजमेंट की बात आई तो वहाँ पर भी जजमेंट में भी ये लोग मुदाखलत शुरू कर दिए। तो उससे परेशान होके हमारे उस वक्त 2014 में जो जस्टिस थे चलमेश्वर और रंजन गोगोई और जस्टिस मदन लोकर और जस्टिस करियान जोसेफ, ये तो करियान जोसेफ और मदन लोकर ये तमाम के तमाम 4 जजेस मिलके उन्होंने एक प्रेस मीट की और प्रेस मीट में ये कहा कि हम जिस वक्त ये आपके पीरियड में 2018 की बात है जनवरी में, इन्होंने खुल्लम खुल्ला ये बात कही कि यहाँ पर अब मुश्किल है जुडिशरी को हम अपनी मर्जी से चलाएं क्योंकि जुडिशरी अब खतरे में है। क्योंकि उस वक्त में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा थे। 2017 और 18 के पीरियड में दीपक मिश्रा जब चीफ जस्टिस थे उस वक्त का वाक़या है। उसके बावजूद अवाम में ये बात खुल के आने के बावजूद ये बेगैरत हुकूमत जो कि बीजेपी है ये अपनी असलियत से, अपने किरदार से, अपने कैरेक्टर से बाज नहीं आए और आज भी उसी तरीके से अपने रूबे अमल है और उसी तरीके से अमल करते आ रहे हैं। आज मैं आपके सामने ये बात रखूँगा कि गुज़िश्ता एक प्री प्लान तरीके से पार्लियामेंट में एक एमपी जो बीजेपी का है उसको उन्हें अपने तरफ से पास देके बाहर के एक विजिटर को अंदर बुलाता है और एक पार्लियामेंट में एक फोक को मिसाल के तौर पर स्प्रेड किया जाता है और जब वहाँ पर गड़बड़ होती है और जब तमाम तमाशा होता है तो ये बीजेपी के प्री प्लान तरीके से किया गया और उसका मतलब ये था कि गड़बड़ हो और अपोजिशन इसके ऊपर आवाज़ उठाए और इनको हम सस्पेंड करें ताकि हम अपनी मर्जी से जो भी रेजोल्यूशन पास करना है चाहे सीपीसी हो या आईपीसी हो या सीआरपीसी हो इसको अपन किस तरीके से अमेंडमेंट करना है वो अपन कर लेंगे, अपोजिशन नहीं रहेगा। इसलिए पहले के पहले इनको सस्पेंड करने के लिए पहली मर्तबा है पार्लियामेंट में 1947 से लेकर आज तक पहली मर्तबा है इसने 146 या 147 एमपी को सस्पेंड किया गया बिला वजह और उनको सस्पेंड करके इस तरीके से कानून पास किया गया जो कि बिल्कुल गैर कानूनी, गैर उसूली, गैर समाजी, गैर हर वो अखलाकी तरीके से इसके अंदर अमेंडमेंट किया जाए और उन्होंने उसी तरीके से अपनी बेगैरती से वही काम करते आ रहे हैं। और आखिरी बात मैं आपके सामने 7वां पॉइंट मेरा जो है कि आज ये लोग 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का इनाग्रेशन करने जा रहे हैं। क्या मैं ये आप तमाम से पूछ सकता हूँ क्या राम मंदिर का यानी कि इनाग्रेशन करना क्या कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि प्राइम मिनिस्टर को शोभा देता है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इजाजत है कि आप हिंदू मुसलमान करें? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मिसाल के तौर पर पूजा पाठ या नमाज या अपने अजान ये तमाम कॉन्स्टिट्यूशन में है? कॉन्स्टिट्यूशन तो ये चाहता है कि अपने अपने मज़ाहिब के अंदर आपको आज़ादी है लेकिन हुकूमत के दरमियान में कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई मजहब नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। यहाँ तक कि एक ज़माने की बात याद आती है मुझे कि गुजरात के ज़माने में जिस वक्त शुरू में इब्तदा के टाइम पे अबुल कलाम आज़ाद को वहाँ पर एक डैम के इनाग्रेशन बुलाया गया। वहाँ पर यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उन्होंने अपने नारियल फोड़ने की कोशिश की तो उस वक्त में हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने यह कहा कि इब्तिदा से हमारे साथ जब मजहब के अंदर मुदाखलत होगी तो जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान नहीं रहेगा, सेकुलरिज्म खत्म होने में है। ये कहते हुए उन्होंने वो इनाग्रेशन से बाजू हट के वापसी इख्तियार कर ली। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग में जो उन्होंने इब्तिदा शुरू की थी वही खतरे की निशानी थी। आज उसको पूरे तरीके से अमल किया जा रहा है। आज उसी के ऊपर आज पोलराइज किया जा रहा है। अवाम के वोटों को जीतने के लिए अवाम हिंदू और मुसलमान करके नरेंद्र मोदी साहब अवाम के वोट हासिल करने के लिए पोलराइज करते हुए अवाम के वोट जीतने की कोशिश की जा रही है।
और इसी तरीके से अगर धोखा देते हुए अवाम अगर इलेक्शन में अगर उनके बात को सुनेगी और ये आप अपने तरफ से राम मंदिर का बात बता रहे, या राम मंदिर हो या मिसाल के तौर पे बाबरी मस्जिद हो, ये जो मामला है ये आप और हम तमाम इससे बिल्कुल हट के हम एक सेकुलर होने की हैसियत से सोचें, क्या यह वाजबी है कि इस तरीके से नरेंद्र मोदी साहब ये धोखा देते हुए आवाम को इलेक्शन, पार्लियामेंट का इलेक्शन सर पर है, इसलिए ये जीतने की खातिर ये धोखा दे रहे हैं, और ये धोखा देते हुए इसको हाईलाइट करके, इसको प्रेशराइज करके ये बताना चाह रहे हैं कि हम है बोल के आज राम मंदिर का इनाग्रेशन अमल में आ रहा है। ये बिल्कुल धोखा है और सिवाय धोखे के और कोई बात नहीं है। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि आइंदा आने वाले पार्लियामेंट के इलेक्शन में आप लोग होश में रहें और बीजेपी और आरएसएस को अपना सबक सिखाएं कि ये लोग अपनी मनमानी चलाते हुए जिस तरीके से बदमाशियों के साथ जिस तरीके से हर वक्त अपना असली चेहरा जो है दिखाते आए, वो आइंदा दिखा ना सके, बल्कि इनका मुकाला हो और आने वाली गवर्नमेंट एक सेकुलर हो। अस्सलाम वालेकुम।